हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद अविगर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस नए लेक्चर में। अभी तक हम लोगों ने टेलर सीरीज मेथड, पिकार्ड मेथड और लुंगे-कुट्टा मेथड, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर, ठीक है, पढ़ चुके हैं। ये तीन मेथड हम लोग पढ़े थे, इन्हें हम लोग कहते हैं सिंगल स्टेप मेथड। आज स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं मल्टी स्टेप मेथड। डिफरेंस बताऊंगी क्या है दोनों के बीच, बट ये एक बार सुन लीजिए। जो अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं उन्हें हम लोग सिंगल स्टेप मेथड कहते हैं, और जो अब पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में उन्हें हम लोग कहते हैं मल्टी स्टेप मेथड। ठीक है, मिलने मेथड, अदम्स माउंटेन मेथड और अदम्स बेस्फोर्ड मेथड, ये तीन मेथड कहलाते हैं आप लोगों के मल्टी स्टेप मेथड। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के या फिर राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी, इन दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए ये 6 मेथड हमारे सिलेबस में है। ठीक है, इन्हें हम लोग कवर अप करेंगे। यदि कोई और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो वो भी अपने बता सकता है मेथड सिलेबस में क्या क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उन्हें भी कवर कर लेंगे। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहली बात, इन्हें सिंगल स्टेप और इन्हें मल्टी स्टेप क्यों कहते हैं, क्या डिफरेंस है इनके बीच। तो सुनो, जो आप लोगों ने टेलर सीरीज मेथड पढ़ा था या फिर पिकार्ड लुंगे-कुट्टा मेथड पढ़ा था, उसमें क्या था, आप लोगों ने अगर नोटिस करा हो, हम लोग yj+1 निकालते थे, मतलब y की वैल्यू tj+1 पे। ठीक है, वैल्यू निकालते थे, यहाँ पर जो भी RHS में फॉर्मूला होता था उसमें केवल yj आता था, प्लस में और भी टर्म्स हैं आगे। ठीक है, और भी टर्म्स हैं आगे, लेकिन RHS में केवल yj आता था। कोई सा भी फॉर्मूला उठा के देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सभी लेक्चर्स के जो भी हमने अभी तक कवर किए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के, उनमें देखो मैंने तीनों मेथड के जो भी फॉर्मूले लिखवाए हैं, डेरिवेशन करे हैं, उनमें केवल yj आता है राइट साइड में। ठीक है, इसका मतलब yj प्लस की वैल्यू के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ yj चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, सिंगल वैल्यू चाहिए yj+1 निकालने के लिए केवल और केवल yj, यानी कि y की वैल्यू tj पे चाहिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू की आवश्यकता है। लेकिन बट मिलने मेथड, अदम्स माउंटेन मेथड, अदम्स बेस्फोर्ड मेथड, इनमें हम लोगों को अगर yj+1 निकालना है, यानी कि y की वैल्यू tj+1 पे निकालनी है, तो केवल yj से काम नहीं चलेगा, यानी कि केवल y की वैल्यू tj पे ही नहीं, मल्टी स्टेप मेथड में यदि आप लोगों को yj+1 यानी कि y की वैल्यू tj+1 पे फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क है, तो आप लोगों के पास क्या क्या पहले से अवेलेबल होना चाहिए। y की वैल्यू tj पे, यानी कि yj। ठीक है, y की वैल्यू tj-1 पे, यानी कि yj-1। ठीक है, y की वैल्यू tj-2 पे, यानी कि yj-2। हो सकता है और भी वैल्यूज चाहिए हो सकता है y की वैल्यू tj-3 यानी कि yj-3 पे भी चाहिए हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमें y tj-4 यानी कि yj-4 की वैल्यू चाहिए हो। ठीक है, कितनी भी प्रीवियस वैल्यूज की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए लिख लीजिएगा एक्सेट्रा, तो मैं लिख देती हूँ। ठीक है, मल्टी स्टेप मेथड में अगर आप yj+1 निकाल रहे हो, यहाँ पर लिख लीजिए, यदि हम लोग yj+1 यानी कि y tj+1, ठीक है, y tj+1 अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो हमें किस किस वैल्यू की ज़रूरत है, yj की, j-1, j-2, j-3, j-4, इसलिए लिख दिया एक्सेट्रा। तो प्रीवियस वैल्यूज की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
समझ आया? चलो, ये कोई याद करने की चीज़ नहीं है, मतलब सिर्फ समझ लो, ठीक है ना? ही आप लोगों ने कुछ लिखना है, ये सिर्फ समझने के लिए है, इसलिए लैंग्वेज पे ध्यान मत देना। क्लियर है? इस तरह से समझा दिया है, बट समझ लीजिए। तो अब बात आती है, क्या हमें हमेशा ये वैल्यूज एग्जाम में मिलेंगी? नहीं। कई बार क्वेश्चन आता है yj+1 यानी कि ytj+1 पूछता है आपसे, और केवल yj दे देता है। yj, हमें तो भैया tj-1 पे भी चाहिए y की वैल्यू, यानी कि yj-1, tj-2 पे भी चाहिए y की वैल्यू, यानी कि yj-2। ये कहाँ से लाएं? तो ये हमें लानी पड़ेंगी, ये हमें निकालनी पड़ेंगी। yj-1, yj-2 जितनी भी वैल्यूज चाहिए लानी पड़ेंगी सिंगल स्टेप मेथड से। किसी भी मेथड का यूज करो सिंगल स्टेप में, टेलर सीरीज, पिकार्ड मेथड, रुंगे-कुट्टा, आप लोगों को ये वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, तब जो भी मिलने मेथड से दिया है, आदम्स माल्टन मेथड से दिया है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो यहाँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन हमारा कितना लेंथी होता है। तो इसीलिए एग्जाम में दुआ की जाती है कि सिंगल स्टेप के ही क्वेश्चन आए, क्योंकि मल्टी स्टेप के क्वेश्चन आने पे बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, वाकई में हर किसी से नहीं होता है सॉल्व, ठीक है? क्योंकि टाइम बहुत चाहिए होता है कैलकुलेशन के लिए। सॉल्व कर लोगे आपको अच्छे से आता है, लेकिन टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती है। क्योंकि अगर ये वैल्यूज नहीं दी तो सिंगल स्टेप और लगाओ, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो काफ़ी लेंथी हो जाता है, ठीक है? अगर ये वैल्यूज दे दे तो भी हमारा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे मल्टी स्टेप मेथड है ना, देखो मल्टी स्टेप मेथड जितने भी है ना, उनमें हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, इसलिए ही हम लोग कहते हैं इन्हें प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड भी। मिलने मेथड को मिलने प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी मेथड है, तीन हम लोग पढ़ेंगे, सभी को इस तरह से कहा जाता है। अदम्स माल्टन प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड, अदम्स बेसफोर्ड प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड। क्यों? इसमें पहले हम, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, पहले वैल्यू y की प्रिडिक्ट करते हैं, फिर उस वैल्यू को करेक्ट करने के लिए एक करेक्टर फार्मूला होता है। दो फार्मूले यूज करते हैं, प्रिडिक्टर और करेक्टर फार्मूले। इस तरह से समझ नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बस कुछ भी नहीं, दो फार्मूला उन्हें यूज करना है। यहाँ सिर्फ समझने के लिए बता रही हूँ मैं। पहले प्रिडिक्ट करेंगे वैल्यू को, यानी पहले देखेंगे अच्छा ये हो सकती है, फिर उसको और करेक्ट करेंगे कि बिल्कुल ये इसके बिल्कुल एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसके बिल्कुल पास पहुंच जाए, ठीक है? न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर है कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन के पास पहुंच जाए, ठीक है? मैंने आप लोगों को कई एग्जाम्पल ऐसे भी कराए थे जिसमें हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशन से कंपेयर भी करे थे। टेलर सीरीज मेथड में आप लोगों को याद होगा, तो आप लोग आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो देता है यहाँ पर, और हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। तो अगर आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे सॉल्व करनी क्या नहीं आती, बीएससी में पढ़ के आए हो ना, उस मेथड से सॉल्व करो और टी की वैल्यू रख के देख लो वाई की क्या वैल्यू आती है, और जो हम ये न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हैं वहां से देखना जो वैल्यूज आती हैं, फिर कंपेयर करना आप लोग, ठीक है? तो ये कंपेयर करना मैंने सिखाया भी है टेलर सीरीज मेथड में, तो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भैया मिलने मेथड। मिलने मेथड का डेरिवेशन और पूछ लिया जाता है एग्जाम में। हम लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या पूछ लिए जाते हैं इनके डेरिवेशन। 2015 और 17 में पूछा भी गया था मिलने मेथड का डेरिवेशन, यहाँ भी डेरिवेशन पूछे गए हैं, हम लोगों ने कर लिए ये तो, लेकिन इसका भी तो करना है भी। चलो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं, कहीं एग्जाम में आ जाए। मिलने मेथड का डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या होता है मिलने मेथड? इट इज़ अ मल्टी स्टेप मेथड, मैंने आप लोगों को बता ही दिया, विच रिक्वायर द सॉल्यूशन ऑफ द पॉइंट गिवन IBP एट द पास्ट 4 इक्विडिस्टेंट पॉइंट T0, T1, T2, T3। मतलब मैंने ये सब चीज़ क्या लिख दी, मैं कह रही हूँ मिलने मेथड से जब भी कोई तुम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम
IVP इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप लोगों को क्या क्या रिक्वायर है, पहले क्या क्या आवश्यकता है, आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए उस IVP का। ये चीज़ क्लियर हो रही है? IVP का सॉल्यूशन का मतलब क्या है? IVP आप लोगों को कुछ भी दिए, एक सेकेंड, IVP आप लोगों को कुछ भी दिए, dy/dt इज इक्व टू y माइनस टी मान लीजिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या मतलब है कि y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू अभी अभी मैंने बताई थी, मल्टी स्टेप मेथड में यूज़ करने के लिए आप लोगों को y की वैल्यू सबसे पहले j-1 j-2, यानी कि y की वैल्यू tj-1 tj-2 पे चाहिए होती है। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि इस IVP का सॉल्यूशन, यानी कि IVP का सॉल्यूशन मतलब y की वैल्यू आप लोगों को चाहिए होगी 4 पॉइंट पर। मिलने मेथड में कितने आते हैं? 4 पॉइंट पर चाहिए होती है, T0 T1 T2 T3। आप लोग हो गए तो माइनस में थी। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, नोटेशन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपसे यहाँ पर कह रहा है कि T0 T1 T2 T3 पर वैल्यू चाहिए, इसका मतलब आपसे निकलवा क्या रहा है? इसका मतलब हमसे निकलवा रहा है y की वैल्यू T4 पे। y की वैल्यू अगर तुम्हें T4 पे चाहिए तो तुम्हें प्रीवियस कितनी वैल्यूज चाहिए? 4 वैल्यूज चाहिए। मतलब y की वैल्यू T3 पे, T2 पे, T1 पे और y की वैल्यू T0 पे, T0 पे, ये वैल्यूज चाहिए होंगी। तो यही तो लिखा है मैंने, क्या दिक्कत है? नोटेशन से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ सिर्फ समझना है हमें कि अगर j+1 चाहिए y की वैल्यू tj+1 पे, तो पहले की कितनी वैल्यूज चाहिए? 4 मिलने मेथड में, ठीक है। यही चीज लिखिए। आगे पढ़ते हैं। टू सॉल्व द IVP बाय दिस मेथड, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को इस मेथड से सॉल्व करना है आपको। तो एक प्रिडिक्टर फार्मूला यूज किया जाता है, जिससे कि हम पहले वैल्यू को प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये वैल्यू होगी, बाद में उस वैल्यू को एक करेक्टर फार्मूला से इम्प्रूव करते हैं। क्लियर? ये कोई चीज़ एग्जाम में नहीं लिखनी है, सिर्फ आपके समझने के लिए है, याद रखिएगा। जो एग्जाम में लिखना है अब लिख रहे हैं हम लोग, सीधे एग्जाम में यहाँ से लिखेगा मिलना मेथड। नाउ कंसीडर करते हैं हम लोग, लेट अस कंसीडर। चलिए मैं लिख देती हूँ, टाइम वेस्ट होता है ऐसे। देखिए हम लोगों ने कंसीडर करी एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, dy/dt इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, y, ठीक है, जहाँ इनिशियल कंडीशन दी है T0 पे y की वैल्यू y0। हमने इस इक्वेशन को, इस फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट करा, लिमिट लगाइए T0 से T0 प्लस 4h, तो कर दीजिए dy, ठीक है, लिमिट लगा दी T0 से T0 प्लस 4h, f t, y और dt को भेज दिया इधर, इंटीग्रेशन T0 से T0 प्लस 4h, dy का y हो जाएगा, लिमिट लगा दी, ठीक है, इज इक्वल टू ये एज इट इज है। सिंपल y का मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों को जब से बता रही हूँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट करी स्टूडेंट्स, सिंपल y का मतलब है y t का फंक्शन है। अब y t का ही क्यों है, और वेरिएबल भी तो हो सकते हैं, इसमें हो सकता है y कोई x का भी फंक्शन हो, t का तो है लेकिन x का भी हो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बताया था ना, यदि एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन होता है तो हम लोग जब डिफरेंशिएशन कहते हैं ना, तो हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। यहाँ हम लोगों ने क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ करा है, टोटल डेरिवेशन यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब y केवल और केवल एक वेरिएबल t का फंक्शन है, ठीक है। चलो, सिंपल y का मतलब है y t और t की लिमिट लगानी है, तो लगा देते हैं। t की जगह सबसे पहले अपर लिमिट लगेगी y T0 प्लस 4h, फिर माइनस अप लोअर लिमिट y T0, ठीक है। ये क्या मल्टीप्लाई में है? बिल्कुल नहीं, ये कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, ये कह रहा है कि y t का फंक्शन है, इज इक्वल टू T0 प्लस h f t, y dt। बहुत ही इजी डेरिवेशन है, फटाफट देखते जाओ, सॉल्व करते हैं हम लोग। ऐसा करिए, अब y T0 प्लस 4h का मतलब क्या है, अब ये समझिए एक बार। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, y की वैल्यू T0 पे आप लोग y0 कहते हो, y की वैल्यू T1 पे आप लोग y1 कहते हो, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोगों को h मालूम नहीं है तो कैसे निकालते हो? मैंने फॉर्मूला बताया था, T1 में से T0 को हटाकर माइनस करके, ठीक है। यानी कि यहाँ से T1 कितना आ गया? T0 प्लस h,
ऐसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोगों ने एग्जाम्पल किए हैं, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। तो यहाँ पे T1 का मतलब क्या है, मैं क्या ये नहीं लिख सकती T0 प्लस एच, यानी कि y T0 प्लस एच को आप लोग क्या कहते हो, y1। क्लियर। T1 की सिर्फ वैल्यू लिखी और कुछ नहीं। चलो आगे चलते हैं। y की वैल्यू T2 का मतलब है y2, ठीक है। T2 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, h इज इक्व टू T2 माइनस T1, बिल्कुल लिख सकते हैं। एच स्टेप साइज होता है कि पहले वाले स्टेप को माइनस कर दो अगले वाले स्टेप से, ठीक है। T2 में से T1 को माइनस कर दो। क्या मैं, ध्यान से सुनिएगा, T1 की यहाँ पर ये वैल्यू नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या, T2 माइनस T0 और ये फिर माइनस का h, ठीक है। वैल्यू रख दी, ये किसके इक्वल चल रहा है, h के। यहाँ से हमें चाहिए क्या, T2 चाहिए, तो यहाँ से T2 कितना आ जाएगा, इन दोनों को इधर भेज दो LHS में, तो h प्लस में ये इधर जाएगा T0 और ये भी इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो T2 इज इक्वल टू क्या आ गया, T0 प्लस ट्वाइस ऑफ h, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, T0 प्लस ट्वाइस ऑफ h, ये क्या आता है, y2। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यदि यहाँ पर 1h है, मल्टीपल में कुछ नहीं मतलब 1h है, तो यहाँ पर y1 आ गया। यहाँ पे 2h है तो यहाँ पे y2 आ गया। यहाँ पर अगर 3h हुआ तो y3 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 4h हुआ तो y4 आ जाएगा। चाहो तो ऐसे ही निकाल के देख लो ये, अगर बिलीव नहीं है तो यही तो हमें चाहिए था, T0 प्लस 4h, तो क्या हो जाएगा, y4। क्लियर, समझ आया, लिख दूँ। स्टूडेंट्स मैं आपको एक छोटी चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ। यदि लेक्चर अच्छा लगता है ना, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये कहीं बुक्स में कुछ नहीं समझाया गया, ना ही कोई टीचर समझाया, हमें तो ऐसा चीज़ समझाई नहीं गई थी, ठीक है। प्रोफेसर ये सब चीज़ नहीं समझाते, प्रोफेसर ये करा देना वही बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोगों को पता है कॉलेज में किस तरह से क्लास होती है और आपको भी पता है, आप लोग ले रहे हो। क्लियर, चलो वैल्यू पुट करते हैं। क्या आ जाएगा, y4 माइनस y T0 का मतलब y0, और ये एज इट इज T0 से T0 प्लस h ft y dt। अब आप लोगों की यूज आएगी बीएससी में आप लोगों ने पढ़ा था न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, क्या याद है आप लोगों को। न्यूटन बैकवर्ड और फॉरवर्ड दो फार्मूलाज हम लोग पढ़ते हैं, याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देती हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है, देखिए न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग लिख रहे हैं, ये एज इट इज़ है समाकलन इंटीग्रेशन T0 से T0 प्लस 4h। यहाँ पर आप लोगों के पास लिखा हुआ है ft y, राइट, dt तो है ही, बिल्कुल इंटीग्रेशन है तो dt भी है। ft y को कैसे लिख सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से, सबसे पहले f की वैल्यू रखो T0 y0 पे, मतलब f की वैल्यू T0 y0 पे, तो ये क्या हो जाता है, f0 से हम लोग इसे शो कर रहे हैं, f0, ठीक है। प्लस का सिग्नेचर लगाओ, u क्या है मैं अभी बता दूंगी लास्ट में, ठीक है, प्लस u डेल f0 प्लस u माइनस 1 बाय 2 डेल स्क्वायर f0, ये नोटेशन अभी क्लियर कर दूंगी, फॉर्मूला लिख लो एक बार, प्लस u माइनस 1 तक पहुंच गया, u माइनस 1 u माइनस 2 बाय 6, स्क्वायर तक हो चुका है, डेल क्यूब f0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 अपॉन ये फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, अब क्या आएगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 या 12 12 दूनी 24 आती है ना, फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डेल स्क्वायर सॉरी डेल रेज टू पावर 4 f0, ठीक है। इस तरह से चलता जाएगा, ब्रैकेट बंद और dt। तो ft y को आप लोग इस तरह से लिख सकते हो फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। डायरेक्ट मैंने लिख लिया, आप लोगों ने एग्जाम में ऐसे ही करना है, कोई ये नहीं फॉर्मूला लिखने बैठ जाओ, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया बहुत लेंथी पेपर है बच्चों, न्यूमेरिकल एनालिसिस का नहीं हो पाएगा, ठीक है। फॉर्मूला का यूज़ करा, जहाँ पर अब लिख लेते हैं u क्या होता है, u इज इक्वल टू होता है t माइनस T0 अपॉन h, t माइनस T0 अपॉन h, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको
मल्टीप्लाई करो और टी नॉट को इस तरफ भेज दो, तो टी नॉट प्लस यू एच। ठीक है, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करना, क्या आएगा, टी का हो जाएगा डी टी, टी नॉट कांस्टेंट है, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस 4h, सॉरी यू एच, यू है, ये 4 नहीं है ना, यू है, तो इसका क्या हो जाएगा, एच तो कांस्टेंट है, स्टेप साइज यू का हो जाएगा डी यू, तो यहाँ से डी टी इज इक्वल टू आ जाता है एच डी यू। ये कुछ चीजें हैं, इन्हें याद रखना। क्लियर। अब ये डी टी निकाला है तो भैया यूज भी कर लो, यहाँ पर लिख दो डी टी की जगह क्या, एच डी यू। तो चेंजिंग द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन का, क्या लिख रहे हैं, टी की जगह यू। जब यहाँ चेंज करोगे तो यहाँ भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो टी नॉट की जगह क्या लिखोगे, बताइए। लिमिट्स निकालनी आती है ना आप लोगों को, पढ़ के आए हो, 12th क्लास में नहीं पढ़ा था। वैन, ये क्या है, टी की लिमिट्स, वैन टी बराबर टी नॉट, यू क्या आ जाएगा, तो इसका यूज करके निकाल देते हैं, यही एक इक्वेशन है टी और यू में। तो टी की जगह जब टी नॉट रखा, कितना आ जाएगा, टी नॉट से टी नॉट कट जाएगा, यू बराबर क्या आ जाएगा, एच को इस तरफ अपॉन में जाएगा, और अपॉन में जाने के बाद 0 अपॉन एच क्या हो जाएगा, 0, 0 में किसी का डिवाइड कर लो। अरे भैया टी में नहीं समझ आ रहा क्या, छोड़ो इस फॉर्मूले को, यहाँ से मत देखो, इससे देख लो, टी की जगह टी नॉट रखा, टी में से टी नॉट गया, 0 बचा, 0 में एच का डिवाइड करा, 0 ही आ गया। ठीक है, ऐसे तो मैं यहाँ बोल रही थी, आप लोग ये सोच रहे होगे ना यहाँ 1 बचा तो ये u बराबर 1 अपॉन एच, नहीं, t माइनस टी नॉट, इस तरह से ही तो होगा ये। चलो अब t की वैल्यू क्या रखनी है, टी नॉट प्लस 4h, तो u कितना आ जाएगा, चलो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, टी नॉट प्लस 4h रखोगे तो टी नॉट से टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, h से h हो जाएगा, u बराबर केवल और केवल 4 बचेगा। फटाक से लिख देते हैं, मैं लिख रही हूँ, देखिए सही है, कोई दिक्कत, वाई नॉट को इधर भेज दिया, लिमिट चेंज कर दी, अभी अभी निकाली है, और अंदर तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, कहीं भी टी नहीं दिख रहा, डी टी की जगह एच डी यू, तो एच को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया क्योंकि एच एक कांस्टेंट है, और डी यू आप लोगों का आ ही गया। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल काम कर रहे हैं। आगे देखो, आगे हमें बहुत बड़ा काम करना है, वो बहुत बड़ा काम है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बहुत टिपिकल लग रहा है ना इसका स्टूडेंट्स, बताइए। अरे काहे का टिपिकल है, देखो एच तो एज इट इज है, चलो यू के रेस्पेक्ट में करना, यहाँ पे यू नहीं है तो आ जाएगा एफ नॉट यू, प्लस यू यहाँ पर है तो यू का हो जाएगा यू स्क्वायर बाय 2 डेल एफ नॉट एज इट इज, प्लस यू माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत होगी करने में, ठीक है, तो ऐसा करो, पहले मल्टीप्लाई कर लो इनको, तो मैं मल्टीप्लाई वाली टर्म लिख देती हूँ, ऐसा करती हूँ पहले, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलो यहीं पर लिख लेते हैं, इसको काट देते हैं, ऐसा करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके टर्म लिख लेते हैं, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। h 0 से 4 एफ नॉट प्लस यू डेल एफ नॉट, फटाक से लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके, u को u से मल्टीप्लाई करा तो बहुत अच्छी बात है, यू स्क्वायर आ जाता है अपॉन अपॉन 2 डेल स्क्वायर एफ नॉट, प्लस मैं लिख देती हूँ, टाइम वेस्ट क्यों करें, लीजिए, ठीक है, ये डेल क्यूब एफ नॉट वाली टर्म हो गई, और ये मल्टीप्लाई में क्या है, डेल की पावर 4 एफ नॉट। ठीक है, इस तरह से चलता जा रहा है। अब डी यू, अब कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो देखो कैसे करोगे, फर्स्ट टर्म का तो हो ही गया था अपना, और सेकंड टर्म का यू स्क्वायर बाय 2, अब इसका कर दोगे, यू स्क्वायर का क्या होता है, यू क्यूब बाय 3, और नीचे 2 है तो 3 इंटू 2 6, तो यू क्यूब बाय 6, माइनस यू का क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2, और 2 पहले से है तो माइनस यू स्क्वायर बाय 4। ठीक है, इसी तरह से इन टर्म का कर लेंगे, बहुत इजी है, आप लोगों को आता है, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है, एक्स की जगह यहाँ यू है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ इंटीग्रेशन करके, लीजिए एफ नॉट यू प्लस यू स्क्वायर बाय 2 डेल एफ नॉट यू क्यूब बाय 3 माइनस यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये बाहर 1/2 डेल स्क्वायर एफ नॉट, यू की पावर 4 अपॉन 4 माइनस यू क्यूब प्लस यू स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/6 डेल क्यूब एफ नॉट, प्लस यू की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 6 यू की पावर 4 अपॉन 4, यू और 4 में कंफ्यूज ना होना, प्लस 11 यू क्यूब अपॉन क्यूब माइनस 6 यू स्क्वायर बाय 2,
और 1/24 डेल की पावर 4 एफ नॉट और लिमिट 0 to 4। ठीक है, अब क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर दो। मैं वाकई में कह रही स्टूडेंट्स, यदि क्वेश्चन और ये डेरिवेशन आता है ना तो डेरिवेशन ही करिएगा, एग्जाम में बहुत ईजी है, ये समझाने में टाइम लग रहा है, बहुत छोटी छोटी चीज़ है। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ भी u है उसकी जगह पहले 4 लिख देंगे। ठीक है, 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर, सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग कर लीजिए। क्या आ जाएगा हम लोग को लिख देंगे। जीरो लिखने से कोई मतलब नहीं है, सारी टर्म जीरो हो जानी है। ठीक है, कहीं भी जीरो लिख लो, यू की जगह जीरो ही आना है, तो सिर्फ अपर लिमिट अप्लाई करनी है। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ एफ नॉट, ये यू आ जाए 4, इस तरह से लिख लीजिए 4 का स्क्वायर बाय 2 डेल एफ नॉट। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे 4 की पावर 4/4 माइनस 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, देखिए बची सारी टर्म मैंने लिख दी है, डेल स्क्वायर एफ नॉट वाली, डेल क्यूब एफ नॉट वाली सॉल्व करके, और डेल की पावर 4 एफ नॉट वाली टर्म। तो y4 इज इक्व टू वाई नॉट प्लस एच 4 एफ नॉट, ये 4 चौक 16, 2 अट्ठे 16, 8 डेल एफ नॉट प्लस 20/3 डेल स्क्वायर एफ नॉट। ये दोनों टर्म एज इट इज आ जाएंगी। चलो यहाँ तक तो हर कोई कर लेगा, बात आती है जो ये डेल की पावर 4, डेल की पावर 3, डेल की पावर 2, इनका क्या करना है, ये क्या से निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है। तो अब ये चीज़ देख लीजिए, ये डेल एफ नॉट क्या है, डेल स्क्वायर एफ नॉट, डेल क्यूब एफ नॉट। ठीक है, देखो मैं लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ, क्योंकि ऐसे ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। चलिए कोई नहीं, टाइम ही तो लग रहा है, देख लीजिए आप लोगों को क्या क्या निकालना है। एफ नॉट, चलो एफ नॉट तो एग्जाम में दे गई, अरे एफ नॉट का मतलब भूल गए, एफ की वैल्यू टी नॉट वाई नॉट पे, तो ये तो देगा ही ना हमें टी नॉट वाई नॉट। फंक्शन जिस तरह से भी डिफाइन होगा वहाँ पर टी नॉट वाई नॉट रख देंगे टी वाई की जगह। ठीक है, तो ये तो निकल जाएगा। डेल एफ नॉट की बात आती है, एफ नॉट F1 और F2। ठीक है, F1 का मतलब F की वैल्यू T1 Y1 पे, F2 का मतलब F की वैल्यू T2 Y2 पे। क्लियर, चलो ये आपको एग्जाम में मिलेंगी, नहीं मिलेंगी तो सिंगल स्टेप मेथड से निकाल लेंगे, ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। अब बात आती है पहले डेल एफ नॉट की। डेल एफ नॉट कैसे निकालते हैं, इस तरह से ही याद रखना, भूलोगे नहीं। F1 में से एफ नॉट को हटा दो, अच्छा मतलब इसमें से इसको हटा दो, ऊपर वाले के साथ अगर डेल लगा हुआ है तो, हाँ यदि इसके साथ में डेल लगा दूँ तो ये कैसे निकलेगा, इसमें से इसको हटाया था तो ये निकाल रहे हो क्या, डेल लगाकर इसमें से इसको हटा दो। समझ आया, डेल एफ नॉट मिल गया, डेल स्क्वायर एफ नॉट की बारी आती है, कैसे निकालेंगे ये तो क्लियर हुआ। यहाँ पर डेल स्क्वायर एफ नॉट का मतलब है, डेल स्क्वायर मतलब 2 डेल है, ठीक है मैं ऐसे लिख लेती हूँ, लिख लीजिए। डेल एफ नॉट का मतलब हैगा मेरे पास, क्या मतलब है, ठीक है दोनों पे डेल अलग अलग अप्लाई कर दीजिए, डेल F1 माइनस डेल एफ नॉट। डेल F1 नहीं है क्या, डेल एफ नॉट नहीं है क्या, तो फिर रख दीजिए ना F2 माइनस F1, डेल एफ नॉट रख दो विद माइनस साइन। ठीक है भैया, ये प्लस हो जाएगा, कितना आ गया F2 माइनस ट्वाइस ऑफ F1 प्लस एफ नॉट, डेल स्क्वायर एफ नॉट आ गया। डब्बे में बंद कर लो, डब्बे में बंद कर लो, अलग से लिख लो, डब्बे में बंद करके यहाँ लिख लेते हैं डेल स्क्वायर एफ नॉट, अभी अभी आया F2 माइनस 2F1 प्लस एफ नॉट। ठीक है, आगे हमें डब्बा भरना है डेल क्यूब वाला, डेल क्यूब एफ नॉट का क्या आएगा, चलो वो भी निकालना सीख लेते हैं। डेल क्यूब एफ नॉट, क्या आप नहीं निकाल पाओगे, हाँ डेल क्यूब का मतलब डेल इंटू डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ नॉट की वैल्यू अभी अभी तो निकाली, बाहर डेल लगा दो और ये वैल्यू रख दो, F2 माइनस 2F1 प्लस एफ नॉट। अब अलग अलग डेल अप्लाई कर दो, डेल F2 माइनस डेल ट्वाइस ऑफ F1, तो ट्वाइस तो कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं है, बाहर लिख लो चाहे डेल से, ठीक है तो कैसे भी कर लो जैसा मन करे, और फिर डेल लगाना है इस पे। क्या डेल F2 की वैल्यू नहीं बता सकते, जब तुमने डेल F1 की बता दी कि F2 में से F1 हटा दो
तो क्या डेल F2 की नहीं बता सकते कि F3 में से F2 हटा दो? जो यहाँ पर है ना उसे हटा देना होता है उसके आगे वाले से। यहाँ पर F2 है, आगे इसके F3 होगा तो F3 में से इस F2 को हटा दो। कैसे भी याद करिए, इसीलिए ऐसे लिखा है मैंने यहाँ, और नीचे F3 लिख लीजिए, तो इसमें से इसको हटाना है। F1 निकालना है, डेल F1, इसमें से इसको हटा दो। क्लियर? चलो ये वैल्यू लिख दी, माइनस डेल F1 की वैल्यू नहीं है क्या? बिल्कुल हैगी, F2 माइनस F1 प्लस डेल F0 की वैल्यू भी है, F1 माइनस F0। सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? F3, ये -2 और ये -1, कितना हो गया? -2F1, सॉरी माइनस माइनस प्लस, +2F1 और +F1, तो ये 3F1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3F2 समझ आ गया, -F0, तो डेल क्यूब F0 भी आ गया। इसी तरह से हम लोग डेल की पावर 4 चाहिए, निकाल लेंगे। समझ आ गया? तो चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर दोनों की वैल्यू। नहीं स्टूडेंट्स, मैं नहीं लिख रही, आप लोग खुद लिखिएगा, क्योंकि अगर ये वैल्यू भी मैंने लिख दी फिर आप लोग क्या ट्राई करेंगे। मैं नहीं लिख रही हूँ, ये आप लोगों को बॉक्स खुद भरना है। ठीक है, क्यूब तक मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो अभी हमारी सारी वैल्यूज आ गई ना, रख देते हैं इसमें। ठीक है, डेल क्यूब तक रखते हैं, क्या आ जाएगा? y4। देखिए वैल्यूज रखने पर क्या आ जाएगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज रख दी हैं। ठीक है, यहाँ पर डेल F0, डेल स्क्वायर F0, डेल क्यूब F0 की ये एज इट इज देख लीजिए। मैंने खुद ने अभी अभी सॉल्व करके लिखी है, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आप लोगों को लिखी हुई दिखा रही हूँ। क्लियर? सारी वैल्यूज लिखी हैं और कुछ भी नहीं। आगे क्या करा हमने? F0 वाली टर्म एक साथ, F1 वाली एक साथ, F2 वाली एक साथ और F3 वाली एक साथ लिख ली, और कुछ भी नहीं करा। ये 0 हो गया, कैलकुलेट करो, यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा 8/3। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे 4/3 और 8/3 F3 एज इट इज। ठीक है, और ये हम एज इट इज लिख रहे हैं, यहाँ पर इसे h से और मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे ब्रैकेट से हो रहा है ना h मल्टीप्लाई, इससे h को मल्टीप्लाई कर दिया, इनके बाहर तो ब्रैकेट में h लिख ही रखा है, और आगे की टर्म छोड़ दी। अब पता है आगे की टर्म छोड़ देते हैं तभी तो एरर आती है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार ट्रांजैक्शन एरर निकालिए। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन एरर क्या होती है? जो भी आप लोगों का एग्जैक्ट सॉल्यूशन है और जो आप लोगों ने अभी न्यूमेरिकली निकाला है, ठीक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व करके जो निकालोगे उन दोनों के बीच डिफरेंस ही कहलाता है ट्रांजैक्शन एरर। समझ आया? तो ट्रांजैक्शन एरर क्या होती है, इसीलिए एरर आती है, हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि आगे की टर्म तो काफ़ी सारी है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, हम कब तक ऐड करेंगे भैया? इनफाइनाइट कुछ वो तो है नहीं एग्जैक्ट, वो तो चलता जा रहा है चलता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए न्यूमेरिकली कभी भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आता है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यदि नहीं पता था तो। ठीक है, चलो ये टर्म एज इट इज लिखी, इन्हें थोड़ा सा अच्छे से लिख लिया, याद करने में दिक्कत ना हो, ये क्या अलग अलग कॉफिशिएंट है, तो सबों को 4h/3, h तो पहले से ही है, इसमें से अंदर से 4/3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो 1 बच जाएगा 4/3 की जगह, तो सीधा F2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 है। क्लियर? समझ आया? तो यही होता है आपका प्रिडिक्टर फॉर्मूला। प्रिडिक्टर फॉर्मूला यही है, लेकिन इसे हम लोग y की फॉर्म में ले लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना क्वेश्चन में yj+1 निकाल रहे हो तो पीछे की yj, j-1 ये वाली वैल्यूज चाहिए, तो ये तो f की फॉर्म में है, तो y की फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखें अब ये तो समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा? आप लोगों को क्वेश्चन क्या दिया होता है, हम लोगों ने अभी IBP क्या मानी थी? हम लोगों ने मानी थी dy/dt इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, y। dy/dt का मतलब y' और ft, y का मतलब f। अब क्या नहीं बता सकते? बताना, आप लोग ही बताएंगे। y4 इज इक्वल टू y0 प्लस 4h/3 ट्वाइस ऑफ f1 का मतलब सिर्फ ये है t1 y1। ठीक है, तो यहाँ पे y' की जगह हम लोग यहाँ भी 1 लिख देंगे, इससे कुछ मत हो। 1 2 3 का मतलब बस यही है, f के साथ 1 2 3 है तो y के साथ 1 2 3 लगा देंगे। यहाँ पर तो तुम ये देखो f1 आ रहा है, तो f1 की जगह मैं क्या लिखूं? अरे जब f की जगह y' है, मैंने कहा ना यहाँ 1 2 3 लिखेंगे, तो यहाँ भी 1 2 3 लिख देंगे।
यहाँ पर मैंने 1 लिखा तो यहाँ पर भैया 1 लिख दो, यहाँ पर 2 लिखा तो यहाँ पर भी 2 लिख दो ना, यहाँ 3 लिखा तो यहाँ भी 3 लिख दो ना। तो यही तो मुझे चाहिए, और चाहिए क्या? तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ये y1 डैश माइनस y2 डैश प्लस ट्वाइस ऑफ y3 डैश प्लस ये एज इट इज लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एफ नोट की जगह क्या आ जाएगा, यदि यहाँ पर F1 लिखा तो y1 हो गया, तो यहाँ पे नोट लगाया तो यहाँ भी नोट लगा दो, तो इस एफ नोट की जगह क्या आ जाएगा, y नोट डैश। तो प्लस 28/90 h डेल की पावर 4 y नोट डैश। प्रिडिक्टर फॉर्मूला आ चुका है आप लोगों के पास, यही कहलाता है मिलने प्रिडिक्टर फॉर्मूला। लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड, दिस इज नॉन एज, दिस इज नॉन एज मिलने प्रिडिक्टर फॉर्मूला। क्लियर, समझ आया? अब यहाँ पर देखो, यदि हम जर्नल लिखें, इन जर्नल कैसे लिखेंगे, इन जर्नल कैसे लिखेंगे, चलो बाद में बताते हैं, अभी समझ लीजिए, वैसे इजी पड़ेगा अभी। ये बताओ, मैंने आप लोगों को अभी कहा था ना कि अगर j+1 पे वैल्यू चाहिए तो प्रीवियस कितनी वैल्यूज चाहिए, 4 वैल्यू चाहिए मिलने मेथड की अगर बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर j की जगह मैं 0 सोच लूँ, j की जगह अगर मैं 0 सोच लूँ, समझ रहे हैं, लेकिन 0 से फिर माइनस में चला जाएगा। ऐसा करो, आप लोगों को ऐसे याद है ना, yj+1 चाहिए तो पहले की वैल्यूज कितनी चाहिए, yj, j-1, j-2 और j-3, ये वैल्यू चाहिए। आप लोगों को याद है कि yj+1 निकालने के लिए 4 वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पर j+1 से पहले की 4 वैल्यूज चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या निकाल रहे हो, y4, यानी कि ये क्या हो गया, क्या निकाल रहे हो, yj+1 इज इक्वल टू y नोट, y4 से कितनी पहले चला गया ये, y4 से पहले क्या क्या आएगा, y4 निकाल रहे हो यहाँ पर, तो क्या क्या वैल्यूज चाहिए, y3, y2, y1 और y नोट। ऐसे तो चलते हैं, j+1 चाहिए तो j, फिर j-1, j-2, j-3, तो y4 चाहिए तो 3, 2, 1, 0, ठीक है। अब बता सकते हो आप लोग आराम से, yj+1 की जगह y4, ठीक है, जहाँ yj लिखा है उसकी जगह हमें y3 यूज करना है, यहाँ पर लेकिन हमें y नॉट लिखा हुआ है, y नॉट की जगह यानी कि लास्ट वाला, यानी कि j-3 प्लस, इससे अच्छे तरीके से मैं नहीं समझा सकती, y1 डैश, डैश तो लगा देंगे, मुझे तो एक चीज बता दो, 1, y1 मतलब, y1 मतलब ये, यानी कि अच्छा, यानी कि ये j-2 डैश, तो ये लग गया, माइनस y2 डैश, y2, अच्छा ये, अच्छा ये, समझ आ रहा है, प्लस ट्वाइस ऑफ y3, यानी कि ये, यानी कि ये yj डैश, प्लस 28/90 h डेल की पावर 4 y नॉट डैश। ये एज इट इज़ लिख लो चाहे, लेकिन इसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम लोग यहीं तक फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, जब भी तो एरर आती है। फिर हमने ये वाली टर्म भी छोड़ दी, एरर तभी तो आती है हमारे क्वेश्चन में, इसके बाद की टर्म तो हम लोगों ने छोड़ी ही थी, ये वाली टर्म भी हम लोगों ने छोड़ दी, ठीक है, यहीं तक हम लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए एरर आती है। और पता है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ज़्यादा याद नहीं करना है, कभी भी पूछ ले एग्जाम में कि ट्रंक्शन एरर निकालिए प्रिडिक्टर फॉर्मूले में, तो यही वैल्यू होती है। चलो वो चीज़ बाद में देखेंगे, यहाँ तक समझ आया। इन जर्नल इस तरह से लिखा जाता है, ये मिलने मेथड कहलाता है, यहाँ लिख लीजिए, इन जर्नल इट इज़ रिटन एज, आप लोगों को याद हो गया है कैसे लिखा है, ठीक है, ये लिख दीजिएगा, ये वाली टर्म मत लिखना, ठीक है, ये वाली टर्म मत लिखना, क्योंकि फिर एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, एग्जाम में यहीं तक फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, ये टर्म मत लिखिएगा। अब चलो करेक्टर फार्मूले की बात आती है, प्रिडिक्टर फार्मूला तो निकल गया, ये कहलाता है प्रिडिक्टर फार्मूला। करेक्टर फार्मूले के लिए कुछ भी नहीं करना है, जब आप लोगों ने अभी इक्वेशन ली थी ना
dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी कॉमा वाई। यहाँ आप लोगों ने अभी इंटीग्रेट करा था, लिमिट ली थी टी नॉट से टी नॉट प्लस, याद है ना, 4h, टी नॉट से टी नॉट प्लस 4h लिमिट ली थी अभी प्रेडिक्टर फार्मूले के लिए। करेक्टर फार्मूले के लिए कुछ भी नहीं, बिल्कुल टी नॉट से लिमिट ले लोगे टी नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ एच, सिर्फ ये डिफरेंस आएगा। हम लोग अभी दोबारा नहीं करने वाले, प्रेडिक्टर फार्मूला निकाल दिया, ठीक है। एग्जाम में भी नहीं करना आप लोगों को, एग्जाम की टेंशन ज़्यादा रहती है ना, हमें भी रहती थी जब हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब समझ आता है एग्जाम से ज़्यादा समझने की चिंता होनी चाहिए कि समझ में आए चीज़ें। तो मैंने क्या कहा, प्रेडिक्टर फार्मूले में बस ये लिमिट ली थी आप लोगों ने ऊपर वाली, अब आप लोगों ने करेक्टर फार्मूले में बस ये लिमिट लेनी है, ठीक है, समझ आ रहा है, और करेक्टर फार्मूला निकल के आ जाएगा। एग्जाम में जैसे मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही करना है। चलो लिख देते हैं, देखिए सिमिलरली इक्वेशन फर्स्ट यानी कि वही आपकी IVP, ठीक है, उसको हम लोगों ने इंटीग्रेट करा, बस लिमिट चेंज कर दी टी नॉट से टी नॉट प्लस 2h, और हमें करेक्टर फार्मूला मिल जाएगा y2 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस h/3 वाई नॉट डैश प्लस 4 y1 डैश प्लस y2 डैश माइनस h/90 डेल की पावर 4 वाई नॉट डैश, ठीक है। इन जनरल ये वाली टर्म हम लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ यहीं तक यूज करते हैं। तो yj प्लस 1 इज इक्वल टू yj माइनस 1 प्लस h/3 वाई नॉट डैश की जगह yj माइनस 1 डैश प्लस 4 yj डैश प्लस yj प्लस 1 डैश। यहाँ पर भी देखो आप लोग आराम से निकाल सकते हो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ y2 है ना, आप लोग y2 निकालना चाह रहे हो, ठीक है, और यहाँ निकालना चाह रहे हो yj प्लस 1, तो इससे पहले की कितनी वैल्यू चाहिए, इससे पहले की कितनी वैल्यू चाहिए, प्रेडिक्टर फार्मूले में तो 4 वैल्यू चाहिए थी, यहाँ ज़्यादा वैल्यूज नहीं चाहिए। चलो हम तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर कितनी लिख लेते हैं अभी, y2 से पहले की y1 होगी वैल्यू, y नॉट होगी, ठीक है, माइनस में भी चल जाएगी y माइनस 1, नोटेशन से नहीं होना है कंफ्यूज। अभी आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ y1 से पहले की वैल्यू लिख रहे हैं, y नॉट से पहले की वैल्यू, इससे पहले की वैल्यू नोटेशन में इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले क्या चाहिए होगा, j प्लस 1 से पहले yj, j माइनस 1, j माइनस 2, yj माइनस 3, यही वैल्यू चाहिए। अब कंपेयर कर लो, कुछ भी नहीं है, जहाँ y2 है वहाँ yj प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। y नॉट है जहाँ पर क्या होना चाहिए, yj माइनस 1 बिल्कुल है, जहाँ y नॉट है वहाँ yj माइनस 1, जहाँ y1 है ये रहा y1, वहाँ पर क्या चाहिए yj, तो y1 की जगह yj आ गया, और y2 की जगह yj प्लस 1, क्लियर। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने माइनस वाले वैल्यूज की जरूरत भी नहीं पड़ी, बट मैं आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल बताया, ठीक है, नोटेशन से कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो समझ आया कैसे लिखा है, ऐसे लिखकर कर लिया करो, कभी कंफ्यूज नहीं होगी। तो यहाँ पर खत्म हो जाता है अपना प्रेडिक्टर करेक्टर फार्मूला, एक इसमें एरर और लिखी जाती है, आप लोग लिख दीजिएगा लास्ट में। चलो मैं लिख देती हूँ, एग्जाम में यहाँ तक करने के बाद क्या लिखोगे, देखिए, थस इन जनरल मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर फार्मूला किस तरह से लिखा जाता है प्रेयर में, तो ये P फॉर प्रेडिक्टर, C फॉर करेक्टर, अभी हम लोगों ने लिख लिए थे ये, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रंक्शनल एरर लिख दीजिएगा, प्रेडिक्टर फार्मूले में वही जो लास्ट डिजिट थी ना वही ट्रंक्शनल एरर है, और करेक्टर फार्मूले के लिए वही लास्ट डिजिट h/90 डेल की पावर 4 वाई नॉट डैश, क्लियर, समझ आया आप लोगों को। लास्ट डिजिट थी ना आपकी विद माइनस साइन, माइनस h/90, ठीक है, और प्रेडिक्टर फार्मूले में भी लास्ट डिजिट क्या थी, वो पॉजिटिव थी, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ट्रंक्शनल एरर प्रेडिक्टर फार्मूले में पॉजिटिव थी, एज इट इज लिख दिए, यहाँ पर लिख दिया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रंक्शनल एरर इन करेक्टर फार्मूला इज दिस। एग्जाम में आ जाता है, यहाँ तक करके आइएगा, कहीं भी कोई नंबर नहीं कटने वाला। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। लेंदी हो चुका है लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, और ऐसे एग्जाम्पल भी देखेंगे जिनमें हमें, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, केवल यहाँ पर जैसे प्रोडक्टर फार्मूला में 4 वैल्यू चाहिए होती है ना, पहले की क्या होता है एक वैल्यू दे देता है, बाद की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ठीक है। सिंगल स्टेप मेथड में भी हम लोगों ने 3-4 मेथड पढ़े हैं, उनका किसका यूज़ करना चाहिए, कौन सा इजी पड़ता है, सब चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच।